देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरियाणा की खबर के साथ। हरियाणा के पानीपत में 23 वर्षीय एक आदमी की 2 लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस अभी तक हत्या करने वालों को नहीं पकड़ सकी है, लेकिन पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि मारने वाले मृतक नीरज की पत्नी के भाई थे। नीरज ने हाल ही में दूसरी जाति की एक लड़की से शादी की थी। यह घटना शुक्रवार रात की है और यह सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो चुकी है। पानीपत की वाधवाराम कॉलोनी के एक नौजवान को दूसरी जाति की लड़की से शादी करने पर लड़की के भाइयों ने उसे मार दिया। आरोपियों ने खुलेआम देर रात दर्जनों बार चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद नजदीकी सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों को भागते हुए देखा जा सकता है। एक तो ये है, एक ये है, 2 है। मरने वाले के भाई ने बताया कि आरोपियों ने इससे पहले भी कई बार उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। फोन पे धमकियां दे रहा था, भाई जान से मारूंगा, जान से मारूंगा। फिर शादी होगी इनकी, उसके बाद भी धमकियां दी ने, कुछ नहीं जी। अभी तक तो हमारे सामने कुछ कार्रवाई भी नहीं आई। बाकी परिवार डीएसपी सतीश कुमार वत्स का कहना है कि इस शादी के लिए दोनों पक्ष राजी थे, जिसको लेकर पंचायती तौर पर लिखित समझौता भी हो चुका था। लेकिन इस शादी से लड़की का भाई खफा था, जो बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा था। लड़का लड़की ने कुछ दिन पहले नवंबर के महीने में लव मैरिज की थी और लड़की का भाई रंजिश रखता था जिसके साथ उसने लव मैरिज की थी। तो उसी रंजिश में इसने कल उसको चाकू मार दिए और फिर उसकी मौत हो गई। तो एफआईआर दर्ज की गई है उसके ऊपर। मारे गए नौजवान नीरज ने करीब 1.5 महीने पहले अदालत में शादी की थी, जिसको लेकर लड़की का भाई अपनी बहन से नाराज था। परेशान परिजन पुलिस और प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पानीपत से अशोक गुप्ता के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर की खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया है। पुलवामा के त्राल बस स्टैंड के पास आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। इस हमले में 7 आम नागरिक भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां एक पाकिस्तानी महिला प्रशासन की चूक के चलते ग्राम प्रधान बन गई। जांच में मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने कार्यवाही करते हुए उसे प्रधानी पद से हटाकर महिला और उसकी मदद करने वालों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए। दरअसल बानो बेगम नाम की महिला 35 वर्ष पहले पारिवारिक शादी में शामिल होने पाकिस्तान से एटा आई थी और वीजा की तारीख बढ़वाकर चोरी छिपे यहां रहती रही। इस दौरान यहां के गुड़ाऊ गांव के एक युवक से शादी भी कर ली, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना उसे भारी पड़ गया। ग्राम प्रधान का पद संभालने के बाद विरोधियों की शिकायत पर जांच की गई तो मामला सामने आ गया। तो मोबाइल शोरूम में चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने में गया पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। 26 दिसंबर की रात अज्ञात चोरों ने विष्णुपद इलाके में घुघरी टाड़ के करीब मोबाइल शोरूम का शटर काटकर लगभग 6 लाख रुपए के 67 मोबाइल चार्जर के साथ सामान की चोरी की थी, जिसकी जांच कर रही पुलिस टीम ने छापेमारी में 56 मोबाइल्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों गिरफ्तार युवक विष्णुपद थाना इलाके के मोहल्ला दंडीबाग में किराए के मकान में रहते थे और आसपास के इलाकों में रेकी करते थे। उसके बाद घटना को उन्होंने अंजाम दिया। पुलिस तीनों युवकों का आपराधिक इतिहास फिलहाल खंगाल रही है। गन्ना खेतों में काम करने वाले लाखों मजदूरों के बच्चे हर साल पलायन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब सांगली जिले में इन बच्चों के लिए खेतों में ही स्कूलों की शुरुआत की गई है ताकि इनकी पढ़ाई अधूरी न रह जाए। एक रिपोर्ट। हर साल दिवाली के बाद लाखों की तादाद में विदर्भ और मराठवाड़ा से लोग पश्चिमी महाराष्ट्र के गन्ना खेतों में मजदूरी करने आते हैं और करीब 6 महीने वो इन्हीं खेतों में रहते हैं। आमतौर पर जोड़े में आने वाले मजदूर अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं, जो इन्हीं खेतों में रहते हैं। अपने गांव में काम नहीं होने की वजह से लोग हर साल इसी तरह पलायन करने को मजबूर हैं, जिसका खामियाजा इन बच्चों को भी भुगतना पड़ता है।
जिनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। ऐसे में अब सांगली जिले में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत में ही स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि इनकी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा देने के लिए हम आंगनवाड़ी सेविकाओं की मदद ले रहे हैं। खेत में ही पेड़ के नीचे इन बच्चों को पढ़ाई के साथ स्वच्छता और दूसरी चीजों की जानकारी दी जा रही है। स्वच्छतेविषयीचे व शैक्षणिक मुळाक्षरांचं जे ज्ञान आहे ते देण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे। केवल महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त बीड जिले से 5 लाख मजदूर पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में मजदूरी करने जाते हैं। अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में वो बेहतर नौकरी कर सकेंगे, जिससे वो अपना और अपने परिवार वालों का बेहतर ख्याल रख सकेंगे। प्रशासन की इस कोशिश से मजदूर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज ह्या झाडाच्या सोडच्या सावलीखाली आमच्या मुलाबाळांना इथे पुस्तकं वगैरे, हमारे बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाने के लिए किताबें और खाने पीने की वस्तुएं दी जा रही हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई तो मजदूरों के बारे में भी सोच रहा है। कोई सोच रहा है कि इतने दूर से बहुत कुछ त्याग कर हमारे लिए मविन काम करने आते हैं। ये देखकर अच्छा लगा की नाही बाबा इतक्या दूरून गाव शिवार सोडून इथे आले, यांच्या मुलांसाठी आपण तरी काहीतरी थोडंसं करावं। केवल सांगली ही नहीं बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र के कई जिलों में, साथ ही साथ कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बड़े पैमाने पर ये मजदूर खेतों में काम करने जाते हैं। और ऐसे में अगर इसी तरह के योजनाओं को उन जगहों पर भी ले जाया गया तो इसका फ़ायदा इन बच्चों को और इनके परिवार वालों दोनों को होगा। सांगली से रॉबिन्सन डेविड और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली की शनिवार को कामयाब एंजियोप्लास्टी हुई है, जिसके बाद अब उनकी तबीयत ठीक है। इससे पहले अपने घर में जिम में वर्जिश करते वक्त सीने में दर्द की वजह से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने फौरन उनसे मुलाकात भी की, उनका हालचाल भी पूछा। আর কেউ ভাবতেই পারছে না যে ওর মতো ছেলে, ওইটুকু বাচ্চা ছেলে, ওর এরকম একটা प्रॉब्लम হবে। I think my body language says it all. कुछ घंटे बाद वो खुशखबरी मिली जिसका सबको इंतजार था। As of now, अभी उनकी हालत स्थिर है। वो समय पर अस्पताल आ गए, इसलिए इस समस्या से निपटा जा सका। एक स्टेंट लगने के बाद दादा खतरे से बाहर आ गए। अगले 48 घंटे में डॉक्टर तय करेंगे कि उनके दिल की धमनियों में 2 और रुकावटों का क्या करना है। इनकी वजह से ही गांगुली को शनिवार सुबह को बेचैनी की वजह से डॉक्टर को दिखाना पड़ा। सौरव गांगुली had a heart attack। सौरव गांगुली को दिल का दौरा पड़ा था। राहत की बात यह रही कि वे समय पर अस्पताल आ गए थे। जैसे ही वुडलैंड्स अस्पताल में उनके दाखिले की खबर पहुंची, क्रिकेट जगत के लोग फिक्रमंद हो उठे। विराट कोहली ने ट्वीट कर कहा, आपके जल्द ठीक होने की प्रार्थनाएं, जल्दी ठीक हो सौरव गांगुली। जय शाह ने ट्वीट किया, मैं सौरव गांगुली के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। दादा स्थिर हैं और दवाओं का असर हो रहा है। सियासत के मैदान से भी चिंताओं के संदेश आए। ममता बनर्जी ने दिल के दौरे की पुष्टि की। राज्यपाल धनखड़ ने स्थिर होने की पुष्टि की। मुख्यमंत्री और राज्यपाल अस्पताल गांगुली को देखने भी गए, लेकिन अलग अलग। पिछले हफ्ते गांगुली कोलकाता में राज्यपाल धनखड़ से मिले थे और अगले ही दिन दिल्ली आकर फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां अमित शाह से मुलाकात हुई। गृहमंत्री ने गांगुली से मुलाकात पर अपने उत्साह को भी जाहिर किया। बीजेपी चाहती है कि बंगाल चुनावों से पहले सौरव गांगुली पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन अब तक गांगुली ने खुद ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं। अस्पताल में शायद सियासत उनके दिमाग से बहुत दूर होगी। क्रिकेट उनके दिल में बसता है और सब चाहते हैं कि उनका दिल जल्द ठीक हो जाए। कोलकाता में जीडी शंकर के साथ मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। खबर राजस्थान से। राजस्थान में अलवर की एक रबर फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। फैक्ट्री में आग से लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास जूको घाटी में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए एयरफोर्स ने बाम्बी बकेट का इस्तेमाल किया।
हेलीकॉप्टर में इन बाम्बी बकेट्स में पानी भरकर जंगलों में लगी आग पर छिड़का जा रहा है ताकि आग का दायरा और ना बढ़े। नए साल के दूसरे दिन पर्यटकों के लिए जब ताजमहल को खोला गया तो बड़ी तादाद में सैलानी ताजमहल के दीदार के लिए पहुंचे। साल के पहले दिन शुक्रवार के चलते ताजमहल बंद था। शनिवार को देखने आए पर्यटकों की लंबी लाइन देखने को मिली। ताजमहल के लिए ऑफलाइन टिकट भी मिलना शुरू हो गए। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, जहां पर हम देश के अलग अलग प्रदेशों से आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं जो शायद एक राष्ट्रीय चैनल के बुलेटिन में ना फिट होती हो। उम्मीद है आपको वो खबरें मिल गई होंगी जिन्हें आप देखना चाहते हैं देश प्रदेश में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है।